मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबसे दुबई सम्मेलन के निष्कर्ष इस विषय पर बातें करने जा रहा हूं। जी हां, अभी तक हम इसे COP28 कह रहे थे, लेकिन अब सुविधा की दृष्टि से अब हम इसे दुबई सम्मेलन कहेंगे, क्योंकि आगे भी चलकर आप महसूस करेंगे कि अखबारों में दुबई सम्मेलन शब्द ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आप पढ़ते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौते की बात तो आप लगातार पढ़ रहे होंगे। तो ये पेरिस तो फ्रांस में हुआ था, तो फिर फ्रांस की बात क्यों नहीं होती है, शहर की बात होती है। तो हालांकि ये जो COP28 है, हुआ तो संयुक्त अरब अमीरात नामक राष्ट्र में है, लेकिन स्थान चूंकि दुबई था, इसीलिए अब हम इसे कहेंगे दुबई सम्मेलन। राइट दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपको एक बात बताना चाहूंगा, और वो ये है कि COP28 के सामने चुनौतियां, जब इस सम्मेलन की शुरुआत हुई थी तब मैंने एक वीडियो इस विषय पर डाला था। बेहतर होगा कि एक बार आप उसे फिर से सुन लें, यदि आप सुन चुके हैं तो, और यदि नहीं सुने हैं तब तो फिर आपको सुनना ही चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप उस वीडियो को एक बार सुन लेंगे तो मेरे आज के वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, समझ सकेंगे। दोस्तों, अखबारों में आप देख रहे होंगे कि दुबई सम्मेलन को लेकर के बहुत सारे लेख आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। उनकी संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन लेख आपको मिलते रहेंगे। कुछ दिनों तक तो ऐसा होता ही रहेगा। एडिटोरियल कमेंट्स तो लगभग सभी अखबारों ने लिखे ही हैं। जब इतनी सारी बम्बार्डिंग होती है सूचनाओं की, तो डेफिनेटली आप जैसे स्टूडेंट जो उतने मेच्योर नहीं हैं, द्वंद्व में फंस जाते हैं, परेशान होने लगते हैं कि किन को पढ़ें, किन को छोड़ें। तो मैं आपके इस समस्या का समाधान लेकर इस वीडियो में आया हूं। समाधान के रूप में सबसे पहले मैं आपको 2 शब्दों से परिचित कराना चाहूंगा, जो आपको इससे जुड़े हुए लेखों में पढ़ने को मिले होंगे। एक शब्द आपने सुना होगा, ऊर्जा दक्षता योजना, या कह लीजिए कि एनर्जी एफिशिएंसी। क्योंकि दुबई सम्मेलन में जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, या कह लीजिए कि जो बातें निर्धारित की गई हैं, उसमें एनर्जी एफिशिएंसी की भी बात है कि सन 2030 तक जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसे दुगना किया जाएगा। तो एनर्जी एफिशिएंसी क्या है? शब्द में ही अर्थ निहित है। एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि एनर्जी से अभी हम जितना काम ले रहे हैं उसके एफिशिएंसी को बढ़ा दें, उसकी क्षमता को बढ़ा दें, यानी कि कम एनर्जी हो और उत्पादन उतना ही हो जाए जितना कि अभी हो रहा है। मान लीजिए कि 100 संख्या लगाने के बाद 100 उत्पादन हो रहा है, उदाहरण के तौर पर, तो उत्पादन तो हमारा 100 ही हो, लेकिन ये जो 100 संख्या है, जो एनर्जी की संख्या है, ये घटकर 50 हो जाए, 60 हो जाए, बस इसे कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। चलिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हम मकान बनवाते हैं। ठीक है, मकान में बिजली लगती है ना, हम ट्यूबलाइट लगाते हैं, हम पंखे लगाते हैं। तो यदि हम इस तरह के मकान बनाने लगे कि दिन में हमें ट्यूबलाइट की जरूरत न पड़े, यानी कि रोशनी वाले कमरे बना दें, इस तरह के मकान बनाए जाएं कि दिन में बिल्कुल उनको नेचुरल लाइट मिल रही है, इस तरह के कमरे बना दें कि वो बहुत ज्यादा हीट अपने आप में एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। जैसे जो कच्चे मकान होते हैं वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करते, और अगर वो मकान बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि गर्मी के दिनों में वो उतने गर्म नहीं होंगे, तो आपकी जो बिजली लगेगी, चाहे वो पंखे के रूप में हो या AC के रूप में हो, कूलर के रूप में हो, वो कम लगेगी। इसे कहते हैं हम एनर्जी एफिशिएंसी। दूसरा एक और शब्द आपने पढ़ा होगा और इसको लेकर के चर्चा भी हो रही है, वो है स्टॉक टेक समझौता। और खासकर अभी जो निष्कर्ष निकले हैं उसके तहत स्टॉक टेक समझौता को भी स्वीकार किया गया है। ये स्टॉक टेक समझौता क्या है? पेरिस सम्मेलन की बात आप अक्सर पढ़ते हैं। पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है, क्योंकि इसी सम्मेलन में जो लक्ष्य है टेम्परेचर का, वो निर्धारित किया गया था कि हमारा जो औद्योगिक पूर्व युग है उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि बात 2 डिग्री कही गई है, लेकिन यह था 1.5 डिग्री तक ही उसे रोका जाए। पेरिस समझौते का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी में एक था स्टॉक टेक। स्टॉक टेक का क्या मतलब है कि आपने जो भी अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य की समीक्षा की जाए, और यह समीक्षा हर 5 साल में हो। स्टॉक टेक मतलब उसका एक जायजा लिया जाए, और यह जायजा 5 साल में लिया जाएगा,
और ये देखा जाएगा कि उसने कार्बन का शमन करने के लिए क्या किया है, एडॉप्टेशन के लिए जिसे हम अनुकूलन कहते हैं उसके लिए क्या किया है, और वित्त फाइनेंस के संदर्भ में उसने कितनी प्रगति की है। हर 5 साल में समीक्षा होना, इसे कहा जाता है दोस्तों स्टॉक टेक समझौता। इसे भी स्वीकार किया गया है। तो मेरी समझ से इन दोनों शब्दों के अर्थ आपको स्पष्ट हो गए होंगे। अब आइए हम उन बातों को जान लें जिनके बारे में फैसले हुए हैं। राइट, मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने बातें रख रहा हूं क्योंकि अखबारों में आपने काफी कुछ पढ़ लिया है और मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में बहुत विस्तार से बात करने की जरूरत भी है। नंबर 1, डेफिनेटली जो पेरिस समझौते के तहत ये फैसला किया गया था कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं जाने देना है, उसे अभी भी स्वीकार किया गया, जिसे आप एक सफलता के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जलवायु परिवर्तन से कोई 1-2 देश परेशान नहीं है, पूरी दुनिया परेशान है। और ऐसा नहीं कि विकसित देश परेशान नहीं है, जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो देश सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, वो भी उतने ही परेशान है। तो ये अच्छी बात है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सहमति थी। अब जो लक्ष्य रखे गए हैं आप उन्हें देख लीजिए कि 2030 तक जो कार्बन उत्सर्जन है उसे 43% तक कम किया जाएगा। ये आपको रट जाना चाहिए, चाहे तो आप अलग से नोट कर लें। बहुत ज्यादा पॉइंट्स नोट करने की जरूरत नहीं है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप केवल उन्हें ही नोट करें। 2030 तक जो कार्बन उत्सर्जन है उसे 43% तक और 2035 तक 60% तक कम किया जाएगा। यह फैसला किया गया है। अब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो मूल कारण है वो कार्बन उत्सर्जन ही है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो थोड़ी सी कम हो सकेगी। दोस्तों, जो कार्बन उत्सर्जन की बात मैंने अभी कही, उसी के तहत उसी पंक्ति में आप एक और आंकड़ा ले सकते हैं, एक और लक्ष्य नोट कर लेना चाहिए, और वो ये है कि 2050 तक ये जो कार्बन उत्सर्जन है ये नेट जीरो हो जाएगा। नेट जीरो का मतलब कि जितना हम कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं उतना ही हम कार्बन को अवशोषित भी कर रहे हैं 2050 तक। और यदि हमने 2050 तक यह लक्ष्य पा लिया तो शायद 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाले लक्ष्य को हम हासिल कर लेंगे। इस संदर्भ में विशेषकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत ने जो नेट जीरो का लक्ष्य रखा है वो रखा है 2070 तक। यह तथ्य भी आपके दिमाग में बिल्कुल रच बस जाना चाहिए। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो उत्पादन है उसे 3 गुना किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को 3 गुना 2030 तक। और जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसे 2030 तक दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, जब आप एनर्जी एफिशिएंसी को दुगना कर देंगे तो सीधी सी बात है कि आप जो जीवाश्म ईंधन है उनकी क्षमता को बढ़ा देंगे। जब उनकी क्षमता को बढ़ा देंगे तो उनका उपयोग कम होने लगेगा। जब उनका उपयोग कम होने लगेगा तो सीधी सी बात है कि कार्बन उत्सर्जन कम होगा, और इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो ये कि आपकी अर्थव्यवस्था पर इसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। केवल जो बिजली की खपत होती है वो कम होगी, उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। तो जो आर्थिक गति है वो आपकी बनी रहेगी। यह एनर्जी एफिशिएंसी से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ एक बात और कही गई है कि खासकर एनर्जी सिस्टम में जीवाश्म ईंधन होते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे आप पेट्रोल देख लीजिए, ये सब जीवाश्म ईंधन के ही हैं। गैस जीवाश्म ईंधन का हिस्सा है। तो इस जीवाश्म ईंधन से धीरे 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 न्यायसंगत तरीके से दूरी बनाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, ये सामान्य से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बातें बहुत आपको पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपके लिए जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि सीधे सीधे इस सम्मेलन के ऊपर मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाएगा, इसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखाई देती है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अभी तक पूछे नहीं गए हैं। पूरी तरह से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि नहीं, प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी संभावना कम रहती है। लेकिन यदि कोई प्रश्न पूछा जा सकता है तो मैं एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहूंगा, जो आरती खोसला जी का स्टेटमेंट है, जो क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक हैं आरती खोसला। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उसे मैं यहां जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यह जो दस्तावेज है, यानी कि दुबई सम्मेलन के जो निष्कर्ष हैं, जो समझौते हुए हैं, यह दस्तावेज विज्ञान सम्मत कम और कूटनीति से प्रेरित ज्यादा प्रतीत होता है। कूटनीति से प्रेरित,
ये बात उन्होंने क्यों कही? ये बात इसलिए कही दोस्तों कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर बिल्कुल भी समझौता नहीं हो सका है। जैसे जलवायु वित्त पर एक नए कोष की स्थापना पर कोई सहमति नहीं बनी। विकसित देशों का ही दबदबा बना रहा, जबकि सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित ये विकसित देश ही करते हैं। तो ये कूटनीतिक का मामला है। मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने की बात कही गई। भारत जैसे देश के लिए इस पर काम करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मीथेन गैस का सीधा संबंध सीधे सीधे पशुपालन और कृषि व्यवस्था से होता है। आप समझ सकते हैं कि हमारे जैसे देश के लिए ये दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं। तो वहां भी बातें उतनी ज्यादा सामने नहीं आ पाई। साथ ही खासकर जो तेल और गैस के इस्तेमाल को लेकर के है, उसमें कटौती के बारे में कोई बहुत ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसके बारे में मैंने इससे पहले की वीडियो में चर्चा की थी कि ये सम्मेलन जो है ना वो खाड़ी देशों में हो रहा है। खाड़ी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से ईंधन पर ही आधारित है। तो ऐसे में शायद इस पर उतनी बात नहीं हो पाएगी और वही हुआ। कोयले में कटौती करने की बात कही गई है। भारत इसका विरोध करता रहा है। भारत अपने ढंग से इस पर काम करेगा, लेकिन जो पूरी की पूरी स्थितियां बनी उसमें जो ग्लोबल साउथ था उसको बहुत निराशा हुई है। बेसिकली ये माना गया है कि जो भी फैसले हुए हैं उनमें विकसित देशों का दबदबा ज्यादा रहा है। इसलिए आर्थिक खोसला जी को यह कहना पड़ा कि यह दस्तावेज विज्ञान सम्मत का मतलब है कि आप कोशिश कीजिए कि किस तरह से मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करेंगे। उस पर तो बात नहीं हो रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का कारण यही है, कूटनीतिक ज्यादा है, यानी कि ये पॉलिटिकल ज्यादा है, डिप्लोमेटिक ज्यादा है, यानी कि विकसित देशों का इस पर दबदबा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मुझे आप सबको दुबई सम्मेलन के संदर्भ में बतानी थी, और मुझे लगता है कि यदि आप इन तथ्यों को अपने दिमाग में रख लेंगे तो इस टॉपिक पर आपकी तैयारी काफी कुछ ठीक ठाक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस विषय पर अब बस इतना ही। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।